दोस्तों, कल हमने जो देखा था, चलिए उसके आगे शुरू करते हैं। व्हेन अ एम्प्लॉई पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, जब वो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग होती है उसकी, तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कल हमने कुछ हिस्से उसके देखें। आज आगे देखते हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन ऑफ डबल एचआरए जो है, कल हमने देखा कि उसको एडिशनल एचआरए जो है वो मिलता है। तब इसका क्लैरिफिकेशन क्या है वो देखेंगे हम। इट इज़ विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। ये इफ़ेक्ट में आया 1/7/2017 से। एडिशनल एचआरए जो है at old duty station will be granted to all those government employees who have been transferred to northeastern region, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Island and Ladakh prior to 1/7/2017 or after 1/7/2017 and continue to remain posted there after 1/7/17 as under। मतलब जो 1/7/2017 से पहले भी वहाँ थे और बाद में भी उनको वहाँ पोस्टेड हुए हैं और वहीं पे पोस्टेड है, उन लोगों को एचआरए का कैसा रहेगा। तो उसमें का नंबर 1 पॉइंट आता है, इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू एंड पोस्टेड फ्रॉम अ डेट प्रायर टू 1/7/17 हु लिव देयर फैमिलीज बिहाइंड एट द ओल्ड ड्यूटी स्टेशन। मतलब उनकी पोस्टिंग तो वहाँ हो गई, पर वो अपनी फैमिली को ओल्ड ड्यूटी स्टेशन पे ही छोड़ आए हैं। The HRA of the old duty station will be calculated on the revised pay drawn on 1/7/2017 with the percentage rates of HRA effective on 1/7/17 as per government order 25/2017 dated 7/7/17। मतलब जो एम्प्लॉई नॉर्थ ईस्ट में या अंडमान निकोबार आइलैंड में उनकी पोस्टिंग हो गई, पर जहाँ थे वो उनका ओल्ड ड्यूटी स्टेशन पे ही अपनी फैमिली को छोड़ आए, तो उस स्थिति में उनका जो लास्ट पे ड्रॉन था उसके हिसाब से उनका एचआरए उनको वहाँ मिलता रहेगा। कोण ओरडत आहे वर्गात तुमच्या? बघशील तिकडे कोण आहे आवाज येतो। तो जो लोग एचआरए मतलब पुराने ड्यूटी स्टेशन पे ही अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, उन लोगों को जो एचआरए है वो ओल्ड ड्यूटी स्टेशन के हिसाब से ही मिलेगा। और वो भी जो भी जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते जाएंगे वैसा उनको मिलता रहेगा। नंबर 2, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रांसफर्ड टू एंड पोस्टेड फ्रॉम अ डेट ऑन और आफ्टर 1/7/17 who live their families behind at the old duty station, the HRA of the old duty station will be calculated on the revised pay drawn on the date of transfer with the percentage rate of HRA is effective। हाँ शफक मैम बोलिए। हाँ तो वही अभी वही चालू ही था ना, ऑन द डेट ऑफ। हाँ मैडम, पॉइंट नंबर 2 1 है, सॉरी 2 नहीं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि जो एम्प्लॉय अपने फैमिली को पीछे छोड़ आए हैं, पीछे छोड़ आए का मतलब यहाँ पे क्या है, अब उदाहरण के साथ बताता हूँ। अब समझ लीजिए एक बंदा कहीं तो भी महाराष्ट्र में पोस्टेड था, ऐसा समझ लीजिए कि जेएनवी पुणे में पोस्टेड था, आरओ की स्कूल है, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र मिली है शिलोंग रीजन के मेघालय के मौसिनराम में। अब वो मेघालय के मौसिनराम में जब गया तो उसने सोचा कि भाई मौसिनराम में बारिश बहुत होती है, बीवी को प्रॉब्लम है या फिर मम्मी पापा को प्रॉब्लम है, बीवी को ले जाएंगे, मम्मी पापा को प्रॉब्लम है, तो उसने मम्मी पापा को पुराने ड्यूटी स्टेशन पे ही छोड़ दिया। क्वार्टर तो खाली कर दिया, किंतु पुणे में उसका घर था, तो उस स्थिति में उसके मम्मी पापा जो उस पर डिपेंडेंट है वो रह गए पुणे में। ये बीवी को लेकर के आ गया वहाँ पे, ठीक है। उसका बेटा भी पुणे में पढ़ने लगा, पुणे में उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया, सीईए ले लिया, कल हमने देखा। उसको डबल एचआरए मिलेगा, एक पुणे के घर का और एक अगर वो नवोदय में वहाँ क्वार्टर मिल गया तो वहाँ का नहीं मिलेगा, किंतु पुणे के घर का मिलेगा। पर अगर नवोदय की वहाँ की भी टेम्पररी बिल्डिंग होगी और ये बाहर रह रहा होगा तो ही विल गेट डबल एचआरए।
पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक उसी तरह से इसी में और एक केस है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू एंड पोस्टेड अ डेट ऑन और आफ्टर 1717 हु लीव देयर फैमिलीज बिहाइंड एट द ओल्ड स्टेशन, जिनको एक साथ के बाद में जिनकी पोस्टिंग हुई है आफ्टर 1/7/2017 या उसके बाद, द HRA of the old duty station will be calculated on the revised pay drawn on the date of transfer with the percentage rates of HRA effective on the date of transfer। मतलब उस स्थिति में उनको HRA जो भी उनका इफेक्टिव रहेगा ट्रांसफ़र के बाद में, जो लास्ट सैलरी रहती है, रिवाइज पे जो भी निकलेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के दिन जो भी उनका रिवाइज पे निकलेगा उसके हिसाब से जो परसेंटेज बनेगा HRA का वो उनको मिलेगा। अब HRA का परसेंटेज स्टेट सिटी वाइज रहता है। HRA में कितनी क्वालिटीज़ है सिटी की टोटल क्वालिटीज़ कितनी है, कितने कैटेगरी? 3 सिटीज है सर, X सिटी, Y और Z। XYZ 3 सिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आपको 10, 20 और 30% HRA मिलता है। पॉइंट नंबर 3, those employee who have been posted to the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Island and Ladakh from outside the northeastern region or Lakshadweep Island or Ladakh are not entitled to this benefit. The employees who have been posted to the northeastern region from outside the north, एक मिनट, ये पॉइंट, those employees who have been posted to the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep Island and Ladakh from outside the northeastern region, एक मिनट, ये पॉइंट कुछ तो भी गलत हो रहा है। जो आउटसाइड से हैं उनको नहीं मिलेगा, ये नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ ये होना चाहिए था कि द एम्प्लॉयज हु हैव पोस्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो वहाँ से बाहर जाएंगे उनको डबल HRA नहीं मिलेगा। यहाँ पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? दोज एम्प्लॉयज हु हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होना, आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फ्रॉम द आउटसाइड ये नहीं होना, यहाँ टू द आउटसाइड। फॉर एग्जांपल सर, वो मतलब वहाँ से यहाँ मान लीजिए हरियाणा में आता है, अगर वो प्लेन में आता है नॉर्थ ईस्ट से या अंडमान से प्लेन में आ जाता है, प्लेन रीजन में आ जाता है या दूसरे रीजन में आ जाता है, ये रीजन को छोड़ के, तो उस स्थिति में उसको डबल HRA नहीं मिलेगा। ये पॉइंट, यानी ये वाइस वर्सा नहीं है, यानी वाइस वर्सा नहीं होगा। करेक्ट, ये वाइस वर्सा नहीं है। जैसे हमने ट्रांसफर बेनिफिट्स देखे थे वो वाइस वर्सा थे, ये वाइस वर्सा नहीं है। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? यस सर, मैं कहना चाह रहा था कि अगर वो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट रीजन से यहाँ आ रहे हैं, हाँ, और उनको अपने फैमिली वहाँ छोड़ करके इधर आ गए, तो उनको फैमिली को जहाँ छोड़ा उन्होंने वहाँ का HRA मिलेगा, यहाँ ज्वाइन किया यहाँ का HRA मिलेगा, अगर एक मिलेगा तो। और अगर वो नॉर्थ ईस्ट से प्लेन में आ रहा है और फैमिली क्यों छोड़ के आएगा वहाँ पे पीछे? हाँ, वैसे भी एक केस हुई है, उस केस में भी दिया गया है। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, वो लैंग्वेज थोड़ी क्रिटिकल है। दोज एम्प्लॉयज हु हैव बीन पोस्टेड टू द एनी रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, लद्दाख फ्रॉम आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक्चुअली वो आउटसाइड नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग ये है कि वो रीजन के रीजन में होना चाहिए। अगर वो रीजन के रीजन में ही शिफ्ट होते हैं तो उस स्थिति में शायद डबल HRA नहीं मिलता है, शायद, बट आई विल चेक इट अगेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। हाँ, ये DHRA सर ये हाँ मैडम, सर ये हम कहीं क्या संवाददाता है क्या? बस अशोक सर माइक बंद करिए प्लीज। अशोक सर, अब इतना परेशान हो गई। सर इनिशियल पोस्टिंग मिलेगा? हाँ मैडम, इनिशियल पोस्टिंग को तो मिलेगा। नहीं, इनिशियल पोस्टिंग को HRA क्यों मिलेगा मैडम? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय नॉर्थ ईस्ट में, उसको इनिशियल पोस्टिंग मिली और वो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर जाता है, तो उसको HRA मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा।
नहीं, सिर्फ ट्रांसफर के केस में मिलेगा। मैडम इनिशियल पोस्टिंग में क्यों मिलेगा? आप तो ज्वाइन पहली बार ही वहाँ कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको पोस्टिंग हाँ, वो वहाँ पे क्वार्टर दे देंगे, आप आ जाओ लेके फैमिली को। लेकिन फैमिली को नहीं ले जाना चाह रहा ना किसी रीजन से। तो नहीं मिलेगा ना मैडम, अच्छा अच्छा, ठीक। वो ज्वाइन ही नहीं करेगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट, एलटीसी के बारे में इस पे सवाल आया था प्रिंसिपल की एग्जाम में। लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? नंबर 1, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु लीव्स हिज फैमिली बिहाइंड एंड डज नॉट अवेल ट्रांसफर टीए फॉर द फैमिली विल हैव द ऑप्शन टू चॉइस। अगर उसने फैमिली के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लिया होगा, फैमिली पीछे छोड़ के आया होगा, तो उसको ऑप्शन है नंबर 1, ईदर द एग्जिस्टिंग एलटीसी टू होम टाउन once in a block of 2 calendar years and or one anywhere in India LTC in a block of 4 years under the normal LTC rule। एक तो वो ये ले सकता है, मतलब 2 साल के ब्लॉक ईयर में एक होम टाउन और अगले 2 साल के ब्लॉक ईयर में एक ऑल इंडिया, या और द कंसेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ वंस अ ईयर फ्रॉम द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग टू हिज होम टाउन और प्लेस वेयर द फैमिली इज रिसाइडिंग। मतलब दूसरा वो ये ले सकता है कि हर खुद के लिए जहाँ पे वो पोस्टेड है वहाँ से उसका होम टाउन या जहाँ पे उसकी फैमिली रिसाइड कर रही है वहाँ पे वो हर साल वंस अ ईयर ले सकता है। एंड इन एडिशन कंसेशन फॉर द फैमिली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन up to the age of 18 years in respect of son and up to 24 years in respect of daughter as per definition of family under LTC rule to travel once a year from the place of residence to the employee station of posting। मतलब अगर वो एम्प्लॉई अकेला रह रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसने टीए बेनिफिट्स नहीं लिए फैमिली के लिए, तो वो हर साल जितने साल वो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा उतने साल हर साल वो अपने घर जा सकता है, एलटीसी पे घर जा सकता है, मतलब जहाँ पे उसकी फैमिली रिसाइड कर रही होगी वहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी तरह से उसकी बीवी या उसके बच्चे, उसमें बेटा 18 साल का मैक्सिमम, बेटी 24 साल की मैक्सिमम, उससे मिलने भी आ सकते हैं। अगर ये नहीं जाता है वो मिलने आ सकते हैं और उनकी टिकट जो है एलटीसी के रूल में देय रहेगी, उनको मिलेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मतलब 4 साल में सर इसमें ये तो 4 नहीं होगा से ले सकते हैं मैडम। पर इसमें ये तो नहीं होगा कि वो नहीं आ पाएंगे, तो क्योंकि इसमें तो ये हर साल हर कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जो जॉब कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, वो अपनी फैमिली के पास आएगा, उसी साल में फैमिली उसके पास चली जाएगी, ऐसा होगा ना मैडम अगर वो नहीं आता है तो फैमिली उसके पास जा सकती है, अगर वो आता है तो उसको मिलेगा, नहीं तो फैमिली को मिलेगा। अब समझ लो, फॉर एग्जांपल, पहले मैं बात को उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। एक व्यक्ति राजस्थान का है, पोस्टिंग उसकी सिक्किम में है, पीजीटी बोल के है। अब के उसने डिसाइड किया कि भाई मैं घर जाऊंगा ही नहीं, मैं एलटीसी लूँगा, और एलटीसी खुद के लिए ना लेते हुए फैमिली के लिए लिया, और फैमिली उसको उससे मिलने पहुंच गई सिक्किम में, और बढ़िया फैमिली टूर बना के वो घूमने निकल लिए सिक्किम। तो एलटीसी का रूल भी लागू हो गया, वो होम टाउन जो है वो 4 साल कंटिन्यू होम टाउन जा सकता है। अगर वो होम टाउन नहीं जाना चाहता है तो उसकी फैमिली मिलने आ सकती है, पर इसमें पूरी फैमिली नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। जैसे बाकी एलटीसी में कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा, माइनर ब्रदर डिपेंडेंट अगर है तो, बहन डिपेंडेंट अगर है तो, ये सब आ जाते हैं। पर इस केस में सिर्फ और सिर्फ स्पाउस आएगी। क्लियर है? यस सर। Number 2B, in addition, government employees and families posted in the region will be entitled to LTC 1 on 2 additional occasion। ये सवाल आया था। नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले को पूरे करियर में कितनी एक्स्ट्रा एलटीसी मिलती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, इसमें भी ये सवाल आया था।
In addition, government employees and families posted in northeastern region will be entitled to LTC on 2 additional occasions during their entire service career as emergency passage concession. इमरजेंसी पैसेज कंसेशन बोल के पूरे करियर में उनको 2 एक्स्ट्रा LTC मिलती है and intended to enable them and families, spouse and 2 dependent children to travel to their hometown or to the last place of duty from the station of posting or vice versa in emergency. अगर समझ लो उसकी फैमिली लास्ट स्टेशन पे है या उसके घर पे भी है तो भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में पूरे करियर में इमरजेंसी कंसेशन पैसेज बोल के इमरजेंसी पैसेज कंसेशन बोल के उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स 2 LTC का इसमें मिलता है. दिस एडिशनल पैसेज विल बी एडमिसिबल बाय द इंटाइटल मोड एंड क्लास ऑफ ट्रैवल एज फॉर नॉर्मल LTC. और उसमें नॉर्मल LTC में जो भी उनका एंटाइटलमेंट होगा, जैसे AC2 से होंगे तो AC2 का मिलेगा, फ्लाइट के इंटाइटल होंगे तो फ्लाइट का मिलेगा. Then emergency passage concession can be availed by government employees posted in northeastern region, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island and Ladakh to visit any one of the destination, hometown or any selected place of residence of family declared by them for the duration of their posting or transfer to these regions. मतलब अगर एक आधा सरकारी कर्मचारी है जो कहीं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है और घर पे कोई इमरजेंसी आती है तो उस दौरान अगर उसको घर आना है तो उसको पूरे करियर में 2 एक्स्ट्रा LTC का प्रावधान है. वो LTC से जो भी उसका इंटाइटलमेंट होगा उस इंटाइटलमेंट के हिसाब से वो जर्नी कर सकता है. क्लियर है ये पॉइंट? हेलो फ्रेंड्स. यानी कि सर पूरे करियर में 2 बार पूरे जॉब के दौरान, जैसे ये इमरजेंसी पैसेज कंसेशन आपने बोला, ये 2 बार अवेल कर सकते हैं वो. हाँ जी, पूरे करियर में 2 बार. यानी कि उनकी अगर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली उनके पास जाना चाहे तो वो भी वाइस वर्सा है ना सर, वाइस वर्सा इन इमरजेंसी. हाँ, फैमिली उसके पास कभी इमरजेंसी में. अब देखिए एक हमारे मित्र थे, है अभी भी, वो अरुणाचल में पोस्टेड थे. उनको अरुणाचल में हार्ट अटैक आया तो उनकी फैमिली उनको वहाँ लेने गई तो उस केस में भी मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक खास मिलता है SDA स्पेशल ड्यूटी. पार्डन सर. हाँ मैडम. सर पूरे करियर में 2 बार तो तभी मिलेगा ना जब वो पूरा करियर नॉर्थ ईस्ट में निकालेंगे. मैडम पूरे करियर में 2 बार इन द सेंस अगर वो 10 साल नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है तो 10 साल के लिए मिल जाएगा. अच्छा, ठीक है, मतलब 10 साल में 2 बार अवेल कर सकते हैं. करेक्ट. अब ये देखिए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड एट एनी स्टेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख. तो वहाँ का वेदर को देखते हुए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले को भी मिलेगा SDA. इज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन और फ्रॉम अनदर एरिया ऑफ द रीजन when they station in north eastern region 10% of basic pay is admissible from 1/7/2017. 1/7/2017 से 10% SDA स्पेशल ड्यूटी अलाउंस बोल के उनको मिलेगा. कब से? 1/7/2017 से. किनको? जो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और साथ ही साथ लद्दाख में भी जॉब कर रहे हैं उनको. Then special duty allowance will not be admissible along with tough location allowance. एक टफ लोकेशन अलाउंस होता है वो, और ये साथ में नहीं मिलेगा, कोई भी एक मिलेगा. Employee have the option to avail the benefit of SDA special compensatory allowance at pre-revised rate along with the STA at revised rate. स्पेशल compensatory allowance होता है वो एक ले सकता है और साथ ही साथ SDA ले सकता है. अब ये स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस कहाँ होता है, कोई साथी बताएंगे? सर अब जैसे इसमें जैसे आपने बताया 10% ऑफ बेसिक पे,
और मान लीजिए इसको टफ लोकेशन अलाउंस उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो दोनों में से एक अवेल कर सकता है, तो वो ज़्यादा वाला लेगा ना जो टफ हाँ लोकेशन अलाउंस ज़रूर, से मन। बरोबर है। इसके अलावा एक स्पेशल कंपेंसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस होता है, कोई बताएगा कौन सा है? तो वही सर जो हार्ड सेक्शन का अलाउंस होता है अलग से, R1H1 R1H2। हाँ वेरी हार्ड क्वेश्चन हो गया वेरी हार्ड शायद। सर। एग्जैक्टली करेक्ट इमरान सर, वेरी हार्ड स्टेशन हो गया, या आपको जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का कार निकोबार हो गया या कवरत्ती हो गया, तो कोई कवरत्ती भी हो गया वगैरह, सर एक लक्षद्वीप का। हाँ मिनी कॉय है, कवरत्ती है, तो ये रिमोट लोकेलिटी में आएंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस होता है, और वो और एसडीए दोनों मिलेंगे वहाँ पे। नंबर 3, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल। ये सर अंडमान निकोबार के लिए सर ये जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है वहाँ पर 20% मिलता है सर। हाँ तो सर 20% कैसे मिलता है वो भी बता देता हूँ ना। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस प्लस एसडीए, ये दोनों जी मिला के सर, 20% जी। होगा। जी सर, क्योंकि सर मैं 2007 से 2010 3 साल अंडमान निकोबार में मैं रह चुका हूँ, तो हमें वहाँ पर 20% हमें एसडीए मिलता था सर। हाँ तो स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस अलग से मिला क्या? और कुल बेसिक का 20% मिलता था सर, हालांकि ये तो अभी मुझे पता नहीं है सर हाँ कि वो तो उसके रूप में मिलता था या नहीं। हाँ उसमें ऐसा है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस प्लस एसडीए ये दोनों मिलता है, तो दोनों बेसिक मिला करके अगर मिलाएंगे तो 20% हो जाता है। जी इसके सर, अलावा वही भी हो। है, हाँ, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लीव ट्रेनिंग beyond full calendar month outside the northeast and Ladakh and during suspension or joining time also। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी पे हो तो उस महीने का एसडीए नहीं मिलेगा। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड बंदा है और वो 2 महीने की छुट्टी अवेल करके घर आ गया, तो वो आप बोलोगे कि ये एसडीए 10% दे दो, तो वो नहीं मिलेगा उस वक्त, ये ध्यान रखना है। सर लाइक ऐसे ही हो गया जैसे टीए होता है, एक दिन भी साइन करते हैं तो टीए एडमिसिबल हो जाता है, हाँ वैसे एसटीए एडमिसिबल होगा। करेक्ट सर, करेक्ट, ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। सर उस केस में मिल जाता है एसडीए, जैसे एक दिन भी साइन कर दिया तो हाँ मिल मैडम, जाएगा। हाँ मैडम। ओके ओके सर। इसके अलावा होता है एससीए, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। अब ये कहाँ कहाँ है इसके भी डिटेल्स दिए हुए हैं। द अलाउंस इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विंग इन द स्पेसिफाइड रिमोट लोकेलिटीज एज द फॉलोइंग रेट। ये निम्नलिखित दरों से मिलता है। नंबर 1 पे आता है पार्ट ए में, थ्रू आउट चिम्तुईपुई डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया बियॉन्ड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम लुंगलई टाउन इन लुंगलई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। लुंगलई जो है, लुंगलई और लोंगतलाई ये बॉर्डर इलाके के डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जिसका ग्रेड पे 5400 से ऊपर है उनको 3900 मिलता, और जिनका 5400 से कम है उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ एससीए मिलता है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। पूरे सिक्किम के लिए तो लागू है ही है, मिज़ोरम के लिए लुंगलई में है, सिक्किम के लिए पूरे इंटायर स्टेट को लागू है। पार्ट बी में थ्रू आउट अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट डिफ़िकल्ट एरियाज मेंशन अंडर पार्ट ए। पार्ट ए में जो डिफ़िकल्ट एरियाज है उसको छोड़ के पूरे अरुणाचल प्रदेश को लागू है। उसमें 5400 से ऊपर वाले को 3150 मिलेगा। अब इसमें रिवाइज रेट आ जाएंगे, ये देख लो नीचे दिया हुआ, इसमें 25% बढ़ जाएंगे जब अलाउंस 50% हो जाएगा, तो ये और रिवाइज हो जाएंगे। नागालैंड में 3150, त्रिपुरा के डिफ़िकल्ट एरियाज़ में 3150, और जिनका 5400 से कम है उनको 2400 रुपये। पार्ट सी में आता है मणिपुर, मणिपुर में 2250 और 1800। आइजोल डिस्ट्रिक्ट जो है मिज़ोरम का, उसमें 2250 1800। ऑल एरियाज़ एक्सेप्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के डिफ़िकल्ट एरियाज़ को छोड़ के 2250 और 1800 ये लागू है। आसाम और मेघालय में 600 और 480 रुपये आपको एससीए स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में ये 10% के लगभग जाता है बेसिक के, तो कुल 20% हो जाता है। और ये भी रेट रिवाइज होंगे जब आपका डीए जो है 50% से ऊपर चल जाएगा, 50 जाएगा तब।
तो ये रेट चेंज हो जाएंगे भी नए इसमें, ठीक है। आगे अब ये टफ लोकेशन अलाउंस जो है वो अलग अलग है। टफ लोकेशन अलाउंस भी जो है खास करके रिमोट लोकेलिटी अलाउंस वगैरह को मिला करके टफ लोकेशन अलाउंस में R3H1 अगर है तो 5300 4100 है, R3H2 है तो 3400 2700 है। ये सारे DOPT के इस पे ये सारे के सारे सर्कुलर्स अवेलेबल हैं। उसे सर DA 50% हो गया, बढ़ गया, तो इसमें भी हाँ सर, इसमें भी रिवाइज होगा, पर अभी तक DOPT पे आया नहीं है। जिस दिन DOPT के इसमें आ जाएगा उस दिन से लागू रहेगा। ओके सर। अब SCA रिमोट लोकेलिटी में कैसा होता है ये हमने अभी देखा। अब टफ लोकेशन अलाउंस ये ऐसे है, पार्ट A एंड B जो है टफ लोकेशन अलाउंस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। जहाँ पे बैड क्लाइमेट अलाउंस बोल सकते हैं आप, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी शेड्यूल बोल सकते, ट्राइबल एरिया अलाउंस बोल सकते, सुंदरबन अलाउंस बोल सकते। हाँ सर बोलिए। ये सारे अलाउंसेस जो है टफ लोकेशन अलाउंस में मर्ज कर दिए गए। हाँ सर। हेलो, ये R3H क्या है सर? रिस्क एंड हार्डशिप है सर, रिस्क ना और R3H वो रिस्क वाले हैं सर। रिस्क जितनी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी की गई है। टफ लोकेशन अलाउंस में जैसे ब्लैड क्लाइमेट अलाउंस होता है, उसके अलावा एक ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है, सुंदरबन अलाउंस है। ये सारे के मिला करके 2017 के बाद टफ लोकेशन अलाउंस में कर दिया। जैसे अगर आप देखोगे तो अरुणाचल में कई हिस्सों में बर्फ़बारी होते रहती है, लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर अंडमान निकोबार में बंदा पोस्टेड है तो वहाँ पे सुनामी का खतरा है। वहाँ पे एक समुद्र का अलाउंस होता है कि समुद्र में कई लोगों को सी सिकनेस होता है, वो लागू हो जाता है। तो उस हिसाब से कैटेगरी बनाई हुई है कहाँ पे क्या अलाउंस लागू है। जैसे A एंड B में टफ लोकेशन अलाउंस 1 आएगा, ये H1 वाली स्थिति में आएगा। पार्ट C वाले में टफ लोकेशन अलाउंस 2 लागू रहेगा। ये अपने कैटेगरी ग्रेड पे के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये रेट कम ज़्यादा होते हैं। टफ लोकेशन अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल अलॉन्ग विथ स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। अगर आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है तो वहाँ पे टफ लोकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। हाउएवर एम्प्लॉयज़ हैव द ऑप्शन फॉर कंटिन्यूइंग स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एट ओल्ड रेट्स ऑफ 6 CPC वेयर इट वाज एडमिसिबल अलॉन्ग विथ स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एट रिवाइज रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक। मतलब वो जो स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है SCA वो 6 पे के हिसाब से ले सकता है और SDA वो 7 पे के हिसाब से उसको मिल जाएगा। पर टफ लोकेशन अलाउंस और SDA साथ में नहीं मिलेंगे और ये सारे रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे 25% जब DA आपका 50% के ऊपर चले जाएगा तब। अब टेन्योर क्या है? हाँ जी बोलिए। टेन्योर, फिक्स टेन्योर जो है फॉर स्टाफ विथ सर्विस ऑफ 10 years और लेस उनका 3 years का टेन्योर रहेगा। फॉर स्टाफ विथ मोर देन 10 years ऑफ सर्विस 2 years टेन्योर है। पीरियड ऑफ लीव ट्रेनिंग इन एक्सेस ऑफ 15 days पर ईयर विल बी एक्सक्लूडेड इन काउंटिंग द टेन्योर पीरियड। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का ट्रेनिंग वगैरह के लिए बाहर गए हो तो टेन्योर पीरियड में एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर साल 15 दिन आपका एक्सक्यूज़ रहेगा। द पीरियड में भी एक्सटेंडेड इन एक्सेप्शनल केसेस, पर एक्सेप्शनल केसेस में 15 दिन को भी बढ़ाया जा सकता है। इन एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस और व्हेन द एम्प्लॉय कंसर्न इज़ प्रिपेयर्ड टू लॉन्गर। अगर वो वहाँ पे ज़्यादा दिन रह गया है तो मतलब जो 10 साल से कम रहा है उसके लिए 3 साल का टेन्योर है, जो 10 साल से ज़्यादा का है वहाँ पे उसके लिए 2 साल का टेन्योर है। स्टेशन ऑफ चॉइस ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर मे बी कंसिडर्ड फॉर पोस्टिंग टू अ स्टेशन ऑफ देयर चॉइस एज फार एज पॉसिबल। अगर वो एम्प्लॉय को वहाँ पे जहाँ पे वो चॉइस मांगता है और उपलब्ध है तो उसको
कंप्लीशन ऑफ टेन्योर के बाद चॉइस वाला स्टेशन दे सकते हैं, देना पड़ता है। आपने देखा होगा ट्रांसफ़र में, अगर कोई ट्रांसफ़र होकर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ट्रेनिंग पूरी करके, टेन्योर पूरा करके, तो भले ही आपके पॉइंट्स कितने भी ज़्यादा हों, पहला प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट वाले को रहेगा। बराबर है कि नहीं? जी सर, बराबर। हाँ सर, राधे सुभाष सर। हाँ जी सर, ये जो 10 ईयर लेस है, 10 ईयर मोर देन है, ये जो टोटल सर्विस है बंदे की या नॉर्थ ईस्ट में काम करने का है? ये अब ये 10 ईयर्स को कम कर दिया। जैसे प्लेन में आपको जहाँ 10 साल लगते हैं ट्रांसफ़र के लिए सर जी, प्लेन में जहाँ 10 साल लगते हैं, 10 या 10 से कम लगते हैं, तो वहाँ पे आपको 3 साल है। और जहाँ पे 10 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई, हार्ड रीजन है, वेरी हार्ड है, तो वहाँ पे 2 साल है। देन फॉर जर्नी टू टेक अप इनिशियल अपॉइंटमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाँ मैडम। सर ये टेन्योर वाला एक बार फिर से एग्जांपल के साथ समझाइए प्लीज। मैडम टेन्योर ऐसी कंसेप्ट है, अब जैसे ट्रांसफ़र होते हैं हमारे प्लेन में, तो अभी प्लेन में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में 7 साल कर दिया है। आप 7 साल के बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहले ये 10 साल था, ठीक है। आपकी 10 साल सर्विस हो जाने के बाद ही आपको वहाँ से हटाया जा सकता था। अब 7 साल के बाद में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्लेन में जहाँ 10 साल है, वहाँ हार्ड रीजन में या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 3 साल का टेन्योर है। अगर आप 10 साल के बॉन्ड में भी नॉर्थ ईस्ट गए होंगे, तो आप 3 साल में नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। और वेरी हार्ड स्टेशन में जहाँ उसकी सर्विस 10 साल से कम रहती है, तो उसके लिए टेन्योर 2 साल का रहेगा, ठीक है सर। जी सर। फॉर जर्नी टू टेक अप इनिशियल अपॉइंटमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टीए विल बी एडमिसिबल फॉर द टोटल डिस्टेंस। अब टीए पूरे टोटल डिस्टेंस के लिए मिलेगा। कब? नंबर 1 ओनली टू गवर्नमेंट सर्वेंट, बी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली एज वेल, उसको भी मिलेगा, उसकी फैमिली को भी मिलेगा। सी एट पर विद द इंटाइटलमेंट ऑफ फेयर एज ऑन टूर, जो उसका टूर पे जो भी उसका फेयर बनता होगा उस हिसाब से मिलेगा। या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन है, इसमें का बताइए क्या मिलेगा। फॉर द जर्नी टू टेक अप इनिशियल अपॉइंटमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टीए विल बी एडमिसिबल फॉर द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए टीए किसको मिलेगा? बी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली एज वेल, या एट पर विद द इंटाइटलमेंट ऑफ फेयर एज ऑन टूर। जनरल का सर टूर में तो सर फैमिली डिसाइड होती है ना सर, टूर वाली फैमिली अलग हो गई और जो अपनी फैमिली को लेके जाएगा वहाँ। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ फिर? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या क्या आंसर है देखेंगे हम। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेशन रिलेटेड टू ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, TA for journey on transfer, road mileage for transportation of personal effect on transfer has been extended to the civilian government employees posted in Ladakh region of the state of J&K also with effect from। ये कब से with effect में आए? बी। सी 117 से सर। बी से सर, बी से। बी, ओके, चेक कर लेंगे आगे। नंबर 3, on transfer to a station in northeastern region and Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Ladakh from outside this region, the family of the government servant does not accompany him, but while back journey on transfer from this region after completion of prescribed tenure, the family accompanies him, he is permitted। मतलब अभी एक बंदा जो है ऑन ट्रांसफर टू अ स्टेशन इन नॉर्थ ईस्ट, उसके ट्रांसफ़र हुई नॉर्थ ईस्ट में, तब उसकी फैमिली उसके साथ गई नहीं थी, पर जब वो वापस आया उधर से और साथ में फैमिली को लेके गया, ही इज़ परमिटेड। उसको क्या परमिटेड मिलेगा? पहले अगर वो अकेला ही गया तो उसको क्या मिलेगा? सर ए ऑप्शन। ए सर, इंटाइटलमेंट 1/3। सी। सोच के बताओ।
सी होगा सर, सी। सी होगा सर, सी। सी होगा सर। पक्का? ऑल द अबाउ नहीं होगा? All the above, I think all the above, sir. I think so. देखिए, पहला पॉइंट कहता है टू कैरी पर्सनल इफेक्ट। अगर वो सिर्फ अकेला जाता है तो जो भी उसका 1/3 इंटाइटलमेंट होगा वो उसको पूरा कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा फॉर बोथ साइड, जाने आने के लिए। नंबर 2, टू कैरी पर्सनल इफेक्ट अप टू इंटाइटलमेंट फॉर बोथ साइड, बोथ साइड के लिए सामान ले जाने के लिए मिल जाएगा। नंबर 3, टू कैरी पर्सनल इफेक्ट अप टू 1/3 ऑफ हिज इंटाइटलमेंट और हैव अ कैश इक्विवेलेंट ऑफ carrying 1/3 of his entitlement for incoming journey at northeast and full of entitlement for outgoing journey from this region। अगर वो नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाता है तो उसको पूरा मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट से अंदर आता है मतलब बाहर से तो क्या मिलता है, ये इसमें है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो डी होना, ऑल द अबव होना चाहिए। देख लेंगे, सी होना चाहिए सर। सी ही सर होना जाते समय फैमिली तो गई नहीं, तो फिर उसको कैसे उसका पेमेंट होगा? इसलिए सर सी होना चाहिए। ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मोर देन 2000 किलोमीटर, हाउ मेनी टाइम ही इज इंटाइटल फॉर ज्वाइनिंग टाइम? कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम है? यहाँ पे आंसर दिया है 14 डेज। 15+2 सर, आपने 15+2 बताया था, उसमें लिखा था सर 15+2 तब होगा जब वो ट्रेन से आएगा। अगर वो फ्लाइट से आता है तो मैक्सिमम 12+2 होगा। 14 डेज तब। हाँ हाँ सर, इसमें मेंशन नहीं है ना, बच्चे एक्चुअली ट्रेन से आके ट्रैवल। वो ऊपर में कट गया है सर। ओके सर, ओके सर, ऊपर में कट गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड टू द स्पेसिफाइड स्टेट UTs फ्रॉम आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिफोर 1/1/2016 and continue till now, who is keeping his family in the rented house or in his own house at the last place of posting outside the north eastern region will be entitled to HRA at the last place at revised rate 1/9/2017 कि 1/7/2017 होना चाहिए। यस सर। ये भी चेक करेंगे, मैंने किया नहीं है चेक। रिवाइज एक साथ से हुए तो शायद उसी से होना चाहिए सर। 1/7/17 होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। Government employees posted to the specified state UTs from outside the north eastern region is entitled for 2 HRAs। अब उसको HRAs कब मिलेंगे? 2। जब फैमिली साथ में नहीं रह रही है और नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है। If he does not claim TA for family from outside the north eastern region टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अगर उसने वहाँ TA नहीं लिया कि भाई फैमिली मेरी घर पे ही है, मैं नहीं ले रहा उनके लिए, तब इवन इफ ही हैज क्लेम ट्रांसफर फॉर फैमिली, कब मिलेगा? देखने से तो ए वाला ही लग रहा है, पहला वाला। सोच के बताइए। अगर उसने फैमिली के लिए TA लिया भी है, साथ ही साथ बोथ A and B। हमने अभी देखा था ना भाई इसका। ये सर टीए का एचआर से कनेक्शन नहीं है सर, टीए तो अलग हो गया ना सर। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो टीए था उसको अवेल कर रहा है। If he does not claim TA for family outside the north east region to the place of posting, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जाने के लिए उसने फैमिली का TA क्लेम नहीं किया होगा तो उसको 2 HRAs मिलेंगे। फैमिली पीछे रह गई और ये नए जगहों पे पहुंचा तो इसको एक फैमिली का HRA और एक खुद का HRA 2 मिलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हुआ ना भाई। लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि इसमें उसने फैमिली के लिए TA अगर क्लेम कर लिया तो फैमिली तो आ गई ना उसके साथ, तब डबल HRA कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। ओके सर। क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन उसने दिया है ना, स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन फैमिली। नेक्स्ट, फिर भी आंसर देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है क्या नहीं हो गए।
The government employee posted at Northeast region who leaves his family behind and does not avail TA for family is entitled. अब इसमें बताइए LTC के लिए अगर उसकी फैमिली पीछे रह जाती है तो to avail LTC hometown in a block of 2 calendar years and 1 anywhere in India. Number 2, to avail concession for himself or herself from the station of posting to his hometown place where the family is residing, and in addition concession for the family to travel once a year from the place of residence to the employee station of posting. क्या होगा? both the above. Above A or B कि both the above A and B? both A and B. बोथ ए एंड बी नहीं होगा, पढ़िए क्वेश्चन, समझिए ऑप्शन। बी होगा सर। ए या बी, वो चाहे तो ऊपर वाला ऑप्शन ले ले। जी सर, बोथ ए और बी होगा सर जी। हाँ, एक तो वो ऊपर वाला ऑप्शन ले ले या सेकंड वाला ऑप्शन ले ले, कोई भी एक ले सकता, दोनों थोड़ी लेगा। ए और बी में से कोई एक रहेगा। करेक्ट। ये सवाल पे कई जनों की मतलब क्या कहते हैं ना, विकेट गिरती है। ए एंड बी और ए और बी में इतना सा फर्क है, देख लो सिर्फ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन who leaves his family behind and does not avail TTA for the family is entitled to avail concession for himself herself once a year from the station of posting to his hometown or place where the family is residing, and in addition concession from the family to travel once a year from the place of residence to the employee station of posting. Definition of family for the purpose is, अब यहाँ पे family का definition क्या है? Number 1, government servant's wife or husband and 2 surviving unmarried children or stepchildren wholly dependent. Number 2, government servant's wife or husband and 2 surviving unmarried children or stepchildren, parents or step parents wholly dependent. C, government servant wife husband 2 surviving unmarried children, stepchildren, parents, step parent, unmarried minor brother wholly dependent, or all the above. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट। 2 ही लोग, बीवी या हस्बैंड बस, और 2 बच्चे, बेटा 18 साल का और बेटी 24 years, 24 साल। देन रेट ऑफ स्पेशल ड्यूटी अलाउंस टू द एम्प्लॉय पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्टर्न और लद्दाख रीजन इज कितना है? 10% of basic pay. 10% of the basic pay. 10% of the basic pay with effect from 1/7/2017. Rate of island special allowance to the employee posted at Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island is कितना है? 10, 16, 20 है कि 12? फर्स्ट वाला सर। हाँ, फर्स्ट वाला। सेकंड है सर शायद। सर 25% कहीं पे नहीं है, 20% मैक्सिमम है। 10, 16 और 20 है, पर ये इफेक्ट कब से है? पहला और तीसरा ऑप्शन सेम है, बस डेट चेंज है। हाँ सर, फर्स्ट ही लग रहा है क्योंकि बाकी सब उसी समय हुए हैं। 1/7/2017 से 10%, 16% और 20% ये एरिया वाइज है। अगर आप कवरत्ती में पोस्टेड हो तो 20% है, मिनी कॉय में शायद कम है, और कार निकोबार आइलैंड में जो है एकदम अंदर है उसके लिए भी 20% है, जहाँ तक मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब ओपन फोरम फॉर डिस्कशन, आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको बताना है बता सकते हैं। सर इसमें जो अभी आप